सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जीएस जर्नी में अब तक हमने देखा है सौरमंडल और उसके बाद पृथ्वी पर की रेखा का। पिछले वीडियो में हम थे पृथ्वी पर जो रेखा जिससे समय का निर्धारण होता है, जिससे तिथि का निर्धारण होता है, उसके साथ, अर्थात तिथि रेखा और समय रेखा के साथ आज हम आपके बीच में होंगे। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कितने प्रकार की गति करती है, क्या वो स्थिर है या फिर गतिशील है, इसे जानेंगे हम। जैसा कि हम जानते हैं जितने आकाशीय पिंड हैं उनमें दो प्रकार की गति है। हमारी पृथ्वी भी इस सत्य के अनुसार दो प्रकार की गति में है। एक उसके एक्सिस के अनुसार, आपको नजर आ रहा होगा पृथ्वी का ये व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी का एक्सिस है। और पृथ्वी के एक्सिस को आप इससे जो सीधा परपेंडिकुलर लाइन जो खींचा गया उसे कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये इसका एक्सिस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अब इस एक्सिस पे आप इसको घूमते देख रहे हैं, किधर से किधर घूमते देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। एक बड़ा सा सवाल उठता है कि आप ये धरती पर बैठे बैठे हमने कैसे जाना होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करें, कल्पना करें, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपकी गाड़ी जा रही है पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। पश्चिम से पूरब की ओर आपकी गाड़ी जा रही है और आपने महसूस किया होगा कि आप जब खिड़की के किनारे से देख रहे होंगे तो खिड़की के किनारे रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे जो खंभे होते हैं या जो गाड़ी है वो सब आपको ठीक आपके ट्रेन की गति के विपरीत दिशा में गति करता प्रतीत होता है। आपको लगेगा कि आप स्थिर हैं, यानी आप अपने बोगी में बैठे, लगता है कि आप बिल्कुल आराम में हैं। और चल कौन रहा है, तो चल रहा है खिड़की के किनारे के जो खड़े खंभे हैं, पेड़ हैं या अन्य जो गाड़ियां हैं वो आपको चलता नजर आता है। इसी से इमेजिन करिए आपकी गाड़ी जा रही है पश्चिम की ओर और वो दौड़ता हुआ किस ओर नजर आ रहा है, पूरब की ओर। इसी प्रकार से हम सब पृथ्वीवासी एक विशेष गाड़ी में बैठे हैं जिसमें ना तो विशेष कभी जर्किन होता ना कुछ होता है, यानी इसका सॉकर काफी मजबूत है। और इस गाड़ी में हम पश्चिम से पूरब की ओर पहले ऐसे घूम रहे हैं। इसकी गति यानी कितने गति से यह पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है इसको आप समझ सकते हैं इस बात से। 1600 ये जो आपका गति अभी जो दिखाई दे रहा था इसके अनुसार 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। अब अंदाज करिए जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो ट्रेन चल रही हो, जो गाड़ी चल रही हो और उसकी कोई अनुभूति आपको नहीं होती, यानी प्रकृति ने हमें कैसी सुंदर सौगात दिया है। इतनी गति से ये हमें घुमा रहा है अपने अपने एक्सिस पे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरा, ये वह दीर्घवृत्तीय पाथ है जिस पर यह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। यानी इस पाथ पर कौन सी गति, परिक्रमण गति। और इस पे कौन सी गति, इस पे कौन सी गति, घूर्णन गति या अक्षीय गति। अक्षीय गति कह सकते हैं, परिभ्रमण गति कह सकते हैं या घूर्णन गति कह सकते हैं। परिभ्रमण गति कहिए या दैनिक गति भी इसको कहिए, इसके कारण दिन रात होते हैं। दैनिक गति कहिए या घूर्णन गति कहिए, सब एक ही है और इसके कारण दिन रात होते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं। लगभग 24 घंटे में अपने एक चक्कर पर और एक चक्कर पूरा कर लेती है। और किस गति से चलती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। और अब है दीर्घवृत्तीय पाथ पर। जैसा हम सब जानते हैं कि एक ऐसे पाथ पर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जिस पाथ पर घूमती है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है, उसका एक कटा पार्ट्स हरा रंग का जो ये दिखाई दे रहा है उसी दीर्घवृत्त का एक पार्ट्स है। और इस पे जो सूर्य के चारों तरफ इसकी गति है इसको परिक्रमण गति कहते हैं। इसके कारण वर्ष परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति या वार्षिक गति, इसमें इसकी गति कितनी है, तो
इसमें गति का अंदाजा आप इससे लगाइए, यानी सूर्य के चारों तरफ 1 घंटा में पृथ्वी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,07,000 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में कर लेती है। अब इस गति के कारण क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर से एक बार ध्यान में रखना है, सूर्य की गति जो है वो किस तरीके की है। 2 तरह की गति है। एक गति है उसके एक्सिस पर, एक गति है उसके कक्ष पे। एक्सिस पर जो गति है उसको अक्षीय गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति या घूर्णन गति कहेंगे। स्पीड कितना है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। सूर्य के चारों तरफ उसके परिक्रमण में जो मतलब कक्ष में जो गति है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। इसको वार्षिक गति इसलिए कहते हैं कि एक चक्कर से काटने से वर्ष पूरा होता है, और इसमें इसकी स्पीड कितनी है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की। अब हम थोड़ा सा इस गति का जो हम लोगों ने इसको देखा, इसके बारे में थोड़ा सा अब हम विशेष रूप से देखते हैं कि घूर्णन गति का क्या प्रभाव पड़ता है और दैनिक गति का क्या प्रभाव, परिक्रमण गति का क्या प्रभाव। तो पृथ्वी की जो गतियां हमने अभी देखा 2 तरह की, कितने तरह की गति देखा है, 2 तरह की। इन्हीं गतियों को अब हम विस्तार से देखते हैं। एक हमने देखा है दैनिक गति। दैनिक गति पृथ्वी का अपने धुरी पर इस पे जो घूमना है, इसको हम कहेंगे दैनिक गति। दैनिक गति को ही हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, घूर्णन गति। इसको अक्षीय गति भी कह सकते हैं, इसी को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति, अक्षीय गति, दैनिक गति। और दूसरा गति कौन सा था, वार्षिक गति। वार्षिक गति को क्या कहेंगे, परिक्रमण गति। ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करना, मतलब चारों तरफ घूमना। तो सूर्य के चारों तरफ घूमना। अब हम बारी बारी से पहले दैनिक गति को देखते हैं, फिर देखेंगे हम इसको परिक्रमण गति को। पहले दैनिक गति देखते हैं। दैनिक गति में हम सब जानते हैं कि अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और जब यह धुरी पर घूम रही होती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, किधर से घूमती है, इधर पश्चिम से पूरब की ओर जब ये घूमती है, ध्यान में रखना है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो घूमने के दौरान अगर ये सूरज है तो इसका आधा पार्ट से ही एक टाइम में सूर्य की ओर रहता है और आधा अंधकार रहता है। यानी सूर्य के सामने लगभग आधा पार्ट एक समय में पड़ता है, अर्थात आधे पर दिन रहता है और आधे पर सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। सूर्य के प्रकाश का अभाव, इसी को हम कहते हैं रात। दिन और रात की कल्पना जो की गई है वह प्रकाश के होने और प्रकाश के न होने से है। तो सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। तो इस प्रकार से रात और दिन जिसके कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण होते हैं। अब सपोज करें कि इस गोले को सामने एक पिंड को यानी एक टॉर्च जला करके और इसको घुमाएंगे, तो जिस पार्ट्स पर पड़ेगा या उस पे दिन होगा, और जिस पार्ट्स पे ये नहीं पड़ रहा है उस पे रात होगा। तो इसके कारण ऐसा होता है। प्रत्येक प्रकार मतलब ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से जो होती है वह दिन में ज्यादा होगा, स्वाभाविक है। एक निश्चित भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। अब इसके कारण क्या क्या होता है इसे हम देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्रमिक रूप से दिन और रात होते हैं। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त होता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पूछता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, तो वह ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। पृथ्वी के नमूना को, पृथ्वी का एक सैंपल कह लें, पृथ्वी का नमूना ग्लोब कहलाता है। और इस ग्लोब पर दिन और रात, दिन तथा रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रदीप्ति वृत्त। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन उठता है, क्या होता यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे। सपोज करें कि पृथ्वी को भूल जाए और घूर्णन करना, और अभी सूर्य के सामने है, ये पृथ्वी है,
घूर्णन करना बंद कर देगा तो पता है क्या होगा, ये जो आधा भाग है इस आधे भाग पे रात हो जाएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा में रहेगा। ये आधा भाग अंधेरा में रहेगा और आधे भाग पे अंधेरा रहेगा और आधे भाग पे प्रकाश रहेगा। यानी अभी ये स्थिति बनी, चूंकि सूर्यदेव मतलब पृथ्वी तो भूल गई कि मुझे कहीं चलना भी है। इससे क्या होने वाला है, आधा भाग हमेशा प्रकाशित रहेगा और आधा भाग हमेशा अंधेरा में रहेगा। तो देखिए ये नुकसान हो जाएगा यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे। पृथ्वी के घूर्णन की गणना अगर आप तारों के संदर्भ में करेंगे, तब तारा के संदर्भ में, यानी एक तारा को आसमान में देखते हैं और पृथ्वी से उसकी का कंपैरिजन करेंगे, तब जो दिवस होता है उसको कहते हैं नक्षत्र दिवस। और सूर्य से ध्यान में रखना है, यहाँ पर नक्षत्र दिवस किसको कहेंगे, तारा से गणना करेंगे तब नक्षत्र दिवस कहेंगे, और सूर्य से जब गणना करेंगे तो उसको सौर दिवस कहेंगे। हमारी जो धारणा है, यानी माना गया है कि जैसे वर्ष भर में 12 महीने आते हैं, तो उसी तरीके से नक्षत्र की जब बात आएगी तो नक्षत्र की चर्चा की गई है तो बताया गया है कि इसमें कितने नक्षत्र आते हैं, 27। तो जिस प्रकार से महीनों में बांटा गया है परिक्रमण गति के कारण, उसको अलग अलग दशाओं में होने से 12 महीनों में बांटा गया है। जब हम तारों के संदर्भ में जब इसकी बात करते हैं तो इसमें नक्षत्र को 27 नक्षत्र माना गया है। अब दैनिक घूर्णन गति और परिक्रमण गति के कारण ये नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण भी पड़ता है, अर्थात 27 नक्षत्र एक बार मतलब दिन में भी इससे हम गुजरते हैं, यानी एक दिन रात मिला के इन 27 नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। और फिर ये 27 नक्षत्रों की अवधि भी होती है, यानी उसकी परिक्रमण के कारण भी होता है। तो कभी कभी आप सुनते होंगे किसी बच्चे के जन्म के समय एक आता है कि वो शतैसा में पड़ गया। इसका अर्थ होता है उन नक्षत्रों का, यानी इसका एक सबका एक सीध में हो जाना, ऐसा कहलाता है, शतैसा कहलाता है वो। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पृथ्वी की जो दैनिक गति है, सौर दिवस का 24 घंटे में होता है। 24 घंटा पूरा नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड में ही अपनी गति को कर लेता है ना। लेकिन माना गया है कि यह 24 घंटा के करीब है, इसलिए 24 घंटा को हम मान लेते हैं। दोनों के मध्य 4 मिनट का जो अंतर है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण और सूर्य तथा पृथ्वी की बदलती स्थिति के कारण है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के, यानी देखिए अभी पृथ्वी सूर्य के, इसको सूर्य मानिए और इसको पृथ्वी मानिए, तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है, ऐसा नहीं। सूर्य भी एक घूमता पिंड है। अब स्वाभाविक है कि अगर ये स्थिर रहता, मान लिया जाता सूर्य को स्थिर, तब इसका जो सौर दिवस का काल है वो कितने घंटे का, 24 घंटे का। और अब इसको तारा मानिए, किसको, सूर्य को। तो अब सूर्य तारा चूंकि भ्रमण वहां कर रहा है, तो उससे इसके भ्रमण करने के कारण दोनों के बीच में क्या हुआ कि अब 23 घंटा 56 मिनट में ही एक चक्कर पूरा हो गया। ये 4 मिनट सूर्य और पृथ्वी की अपेक्षिक जो गति है इसके कारण से हो गया। तो ये कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और इसका कारण क्या है, सूर्य तथा पृथ्वी की बदलती स्थिति। अब आइए पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा सम सेकंड लगते हैं। तो अब इन 365 दिन 5 घंटा नियर अबाउट 43-44 सेकंड है। 6 घंटा मानिए, 365 दिन 5 घंटा 43 सेकंड, 48 सेकंड है कहीं, यानी इसको हटाइए, 6 घंटा रखिए। अब इस तरीके से एक साल कितने दिन का होता है, 365 दिन 6 घंटे का। तो अब सवाल उठता है कि साल माना कितने को जाएगा, तो साल होता है 300, यानी एक वर्ष कितने दिन का होगा, दो तरह से देखिए। एक 365
365 दिन, 365 दिन और 6-6 घंटा जो है, यह 4 साल जब पूरा देगा तो 6 गुने 4 यानी कितना, 24 दिन। तो एक होता है 366 दिन। तो 365 दिन और 366 दिन, 365 दिन का जो होता है उसको कहते हैं सामान्य वर्ष, और 366 दिन वाला जो होता है उसमें साल में एक दिन ज्यादा है, इसलिए इसको कहते हैं अधिवर्ष। क्या बोलेंगे, अधिवर्ष या लीप ईयर। 366 वाले को ध्यान में रखना है, हम इधर से अलग से फ्रेश से लिख देते हैं। 366 दिन वाले को अधिवर्ष कहते हैं या लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। तो NY नॉर्मल ईयर, LY लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लीप ईयर कैसे जानेंगे कि कोई भी वर्ष लीप ईयर है, अभी हमने देखा कि 4 साल पर आता है, तो वर्ष में 4 से भाग दीजिए, अगर वो पूरी तरह से कट जाए तो वह वर्ष हो जाएगा लीप ईयर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, अगर कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे शताब्दी वर्ष यानी कि 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, अब आपसे पूछा जाता कि इसमें से कौन ऐसा है जो लीप वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग तो सब में लगेगा। तो जब शताब्दी वर्ष हो तो 4 से भाग नहीं देना है, तब हमको 400 से भाग देना है, और 400 से जिसमें भाग लग जाए वह होता है लीप वर्ष होता है। तो ध्यान में रखना है इसको कि लीप वर्ष क्यों हुआ, तो 366 दिन हो जाते हैं उसमें। ये दिन क्यों आए, 6-6 घंटे एक्स्ट्रा जो थे, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए कैलेंडर में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, और यह दिन किसके हिस्से आता है, फरवरी महीने के आता है। तो फरवरी महीना नॉर्मली 28 दिन का होता है, लीप ईयर में फरवरी हो जाता है 29 दिन का। बड़े किस्मत वाले लोग होंगे जिनका जन्म 29 फरवरी को होगा। अब 29 फरवरी को जिनका जन्म होगा उनके जन्म दिवस 4 साल पे आते हैं। और हम आपको ये मतलब आप एक जानकारी साझा करना चाहेंगे, भारत में एक ऐसे खुशनसीब प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका जन्म 4 साल में हो, जन्म दिवस 4 वर्ष में आता है। शायद आपको इसकी जानकारी होगी, वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो अब हम देखते हैं आगे पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति से क्या क्या होता है। पृथ्वी परिक्रमण गति करते हुए, पीछे अभी हमने जिक्र किया था, ये सूर्य है, और परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के करीब होती है और दूर होती है, करीब जब हो पृथ्वी और पृथ्वी सूर्य से दूर है, जब करीब हो तो उसको कहते हैं उपसौर। नाम ही है, उप मतलब समीप, सौर मतलब सूर्य, सूर्य के समीप। सौर का अभिप्राय यहां सूर्य, सूर्य के समीप होना, उप मतलब समीप, सूर्य के समीप होना, ये कहलाता है क्या, हमारा उपसौर। वहीं सूर्य से दूर होना, ये क्या कहलाएगा, अपसौर। उपसौर किस दिन होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब रहती है, इस दिन को क्या कहते हैं हम लोग, उपसौर बोलते हैं। वही अपसौर किसको कहेंगे, जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब रहती है, 4 जुलाई को। इसको क्या बोलेंगे, अपसौर, अपहेलियन, पेरीहेलियन, अपसौर, सूर्य से दूर कब है, 4 जुलाई को। पीछे भी के वीडियो में भी हमने इसका विस्तार से वर्णन किया था, और एक बार हम बता दें कि 4 जुलाई 2 कारणों से भी जाना जाता है। 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका USA अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, विवेकानंद पुण्यतिथि भी है। लेकिन एक और चीज है, भौगोलिक रूप से इसका महत्व क्या है, 4 जुलाई का राजनीतिक महत्व है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 जुलाई का भारतीय स्तर से महत्व है कि 4 जुलाई 1902 ईस्वी को
विवेकानंद का निधन हुआ था, स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। अब सवाल उठता है कि जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, और जबकि सूर्य से दूर हैं हम, फिर भी गर्मी पड़ती है, और जनवरी में जब हम सूर्य के करीब होते हैं तो ठंड पड़ती है। ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ऐसा है, पृथ्वी का जो झुकाव है इस कारण से, झुकाव से यह दूर हो जाता है, यानी हम करीब भी हों और झुके अलग हों तो दूर हो जाएंगे। लंबवत झुकाव 23.5 डिग्री है, इसको थोड़ा संशोधित कर लेना है, 23.5 डिग्री ऐसे 23.1/2 डिग्री है। फिर इसी तरह से यह 66.5 डिग्री है। स्वाभाविक है, कक्षीय तल पर दोनों जोड़ दीजिए, 23.5 और 66.5 90 हो जाना चाहिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण मार्ग पर सदैव एक ही ओर झुका रहता है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य के सम्मुख रहता है, और फिर इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है, जिससे यहाँ दिन बड़े होंगे और रात छोट होंगे, और उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन होता है। अब 6 महीने का ध्रुव पर देखिए, अब स्वाभाविक है कि जब पृथ्वी इस तरीके की है, झुका हुआ है, जब ये पोर्शन झुक जाए सूर्य के करीब, तो ये जो दिखाई दे रहा है इस पे 6 महीने का दिन होता है, और ठीक जब बाद में ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, हट जाएगा, तो यानी दक्षिणी उधर चला जाएगा, तो उस पे 6 महीने का क्या हो जाएगा, रात। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और ध्रुवों पर 6 महीने के रात होते हैं। यह किसका क्यों होता है, तो उसका जो झुकाव होता है इस कारण से ऐसा है। पृथ्वी की परिक्रमण गति, इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर रहता है। पीछे जैसा हमने जिक्र किया, उस समय दक्षिणी गोलार्ध दूर रहता है, तो जिस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन हैं, उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, रात होगा, यानी दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात। और ठीक विपरीत स्थिति पैदा हो जाएगी, जब दक्षिणी ध्रुव पे 6 दिन होंगे तो उस पे रात। इसके अलावे ऋतु परिवर्तन होते हैं, वर्ष भर में ऋतु जो होते हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, ये भी पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही होते हैं। अब थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, एक सूर्य की कल्पना करते हैं हम यहाँ, और इसके बाद ये पृथ्वी है, ध्यान में होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 0 डिग्री अक्षांश। तो 23.5 डिग्री यानी कि मकर रेखा, ये हमने देखा था कर्क रेखा, थोड़ा देखिए कर्क रेखा पर ठीक सामने, कर्क रेखा के ठीक सामने सूर्य कब होंगे, तो 21 जून को, 21 जून को लंबवत चमकते हैं, अर्थात कर्क रेखा पर 21 जून सबसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद सूर्यदेव इधर चलना शुरू करते हैं, चलते 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 23 सितंबर आएगा, 23 सितंबर, जिस दिन ये कहां पहुंच जाएंगे, विषुवत रेखा पर। अभी तो रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। अब विषुवत रेखा पर जिस दिन पूरा चमकेंगे, उस दिन क्या होगा कि विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर बराबर हो जाएगी, यानी 23 सितंबर को 23 सितंबर, यहां थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, 23 सितंबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। 23 सितंबर को दिन
व रात बराबर। चलिए अब थोड़ा आगे फिर आगे बढ़ते 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 कहाँ जाएंगे, ठीक, यानी इस पे कब आएंगे, तो यहां पहुंचेंगे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर नेशनल गणित दिवस भी है, 21 जून योग दिवस भी है, और 23 सितंबर अभी देखें तो, यानी दोनों का एक अजीब संयोग भी है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और ये राष्ट्रीय गणित दिवस भी है। 22 दिसंबर को सूर्यदेव कहां पहुंच गए हैं, मकर रेखा पर। इस दिन क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध की बात है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध के सबसे लंबे दिन होंगे, दक्षिणी गोलार्ध सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा। अब यहां से आने के बाद फिर आगे ये नहीं जाएंगे, अब यहीं से फिर वापस लौटेंगे। 22 दिसंबर से लेकर लौटना जब शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च आते आते 21 मार्च, अब एक और वह स्टेशन जिस दिन कहां मिलेंगे, विषुवत रेखा पर। तो 23 सितंबर के बाद एक और दिन आया, कौन, 21 मार्च। 21 मार्च को मिलेंगे फिर विषुवत रेखा पर, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर बराबर, यानी 22 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है, यानी दोनों बराबर बराबर होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो था 21 जून से लेकर 21 जून से लेकर कहा 23 सितंबर तक, यहां इसमें आप सूर्य को कहां देख रहे हैं, तो सूर्य को देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं। और उसके बाद आप 23 सितंबर से लेकर कहां 22 दिसंबर तक इसको कहां देख रहे हैं, तो इसमें सूर्य देव कहां जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध। फिर 22 दिसंबर से शुरू करेंगे, 22 दिसंबर से लेकर कहां तक आएंगे, 21 मार्च तक, यानी 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, इसको इस रूप में देख लें, 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, और 21 यानी 23 सितंबर से 21 मार्च, और 21 मार्च से 23 सितंबर की बात आएगी तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। इसी कारण से मकर के प्रभाव, यानी आप जहाँ देख रहे हैं मकर रेखा पर चमक रहे हैं, हमारे देश में जो 14 जनवरी या 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति होता है, इसका कारण यही है, समझा जाता है यह कि मकर रेखा के प्रभाव से या मकर के गिरफ्त से सूर्यदेव आजाद हो रहे हैं। तो ये खास तिथि है, ध्यान में रखना है हमको, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को बराबर बराबर दिन और रात होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन, जैसा जिक्र हमने किया कि पीछे की ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है, सूर्य की परिवारी चर्चा पीछे हमने किया है। पृथ्वी की उस अवस्था में उत्तरी अयनांत कहते हैं, कब, जब सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तब, और जब दक्षिणी अवस्था में, दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो इसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। यानी दक्षिणी अयनांत कब होगा, 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 मार्च तथा 23 सितंबर जिसका जिक्र किया, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती है, पीछे हम लोगों ने जिक्र किया, यानी ठीक से विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पीछे देखा कि कैसे कैसे सूर्य की स्थिति पृथ्वी के साथ होती है। एक बार फिर से ध्यान में रखना है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, तारीख कौन कौन सी ध्यान में रखना है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये दक्षिणी गोलार्ध के लिए है, साउथ नॉर्थ, ये इक्वेटर, यानी इस दिन इसको देखिए, ये इक्वेटर मतलब बराबर बराबर, इस दिन सूर्यदेव 21 मार्च और 22-23 सितंबर को इक्वेटर पर लंबवत चमकते हैं,
इस दिन कहाँ लंब चमकते हैं? कर्क पर, कर्क रेखा पर। इस दिन कहाँ लंब चमकते हैं? मकर रेखा पर। इस दिन क्या होता है 22 दिसंबर को? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। यानी इस पूरे वीडियो की खास बातें जो रही है वह एक बार फिर से ध्यान में रखना है। घूर्णन गति पृथ्वी करती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति में उसका जो स्पीड है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से है। परिक्रमण गति सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना परिक्रमण गति है, और परिक्रमण गति के कारण मूल रूप से वर्ष चेंज होते हैं, मौसम में परिवर्तन होते हैं, और ये जो गति है वह इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा सूर्य और पृथ्वी की जो सामान्य दशा है वो इस प्रकार से है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य लंबवत चमकते हैं। गोलार्ध पर, ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश दोनों ही ध्रुवों पर एक जैसा एक नहीं रहता है। 6 महीने तक एक पे रहता है, दूसरे पे 6 महीने तक रहता है। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इनका लंबवत चमकना होता है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं 21 जून को, मकर रेखा पर लंबवत चमकते हैं 22 दिसंबर को। और इस यात्रा के दौरान 21 मार्च और 23 सितंबर वह 2 तारीख है जिस दिन विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। इस प्रकार से विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने वाले दिन को विषुव कहते हैं। तो इस कह सकते हैं हम कि 21 मार्च और 23 सितंबर विषुव है, 21 जून सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात है। इस अपेक्षा के साथ कि हमारा यह प्रयास आपको आपकी तैयारी में मदद कर रहा होगा। आपसे सुझाव सलाह की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।